मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र के दो भाग, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था, जाना था कि ये क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और एक दूसरे से किस तरह से ये भिन्न है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में किस आर्थिक क्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग भाग 1 का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे, समझेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, क्या मतलब है उपभोक्ता के व्यवहार से। तो उपभोक्ता क्या, ये हमने कल देखो पढ़ा था, कल ये समझाया था कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं तो असीमित है लेकिन साधन सीमित है। पढ़ा था ना हम लोगों ने, ध्यान होगा। तो उपभोक्ता का व्यवहार से मतलब से अभिप्राय ये है, उस प्रक्रिया से है कि उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार से खर्च करे, किस प्रकार से व्यय करे, जिससे कि उसे अधिकतम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। समझ में आया? तो ये उपभोक्ता का व्यवहार कहलाता है। उपभोक्ता बहुत ब्रॉड वर्ड है, बहुत व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, समूह, परिवारों और संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो उपभोक्ता का जो ध्येय होता है, जो उद्देश्य होता है, वो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता जो है किस तरह से उसको खर्च करे, अपनी आय को खर्च करे, व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ये होता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है कि यूटिलिटी होती है, उपयोगिता जिसको कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और एक टोटल कुल उपयोगिता, मतलब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि कुल उपयोगिता और जो है सीमांत उपयोगिता का आपसी संबंध है। कुल उपयोगिता और सीमांत कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का आपसी संबंध। ठीक है, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। इसको बच्चों y और यहाँ पर जो है x। ठीक है,
हाँ, ये है पूर्ण संतुष्टि बिंदु। तो बच्चों ये जो है ये कुल उपयोगिता वक्र है, सीमांत उपयोगिता वक्र है, और यहाँ पर यह है पूर्ण संतुष्टि बिंदु। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता जब किसी भी चीज की एक से ज्यादा कई इकाइयों का उपभोग करता है, तो जैसे ही वो, जैसे प्रोफेसर मेयर्स ने के शब्दों में अगर कहें तो किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस समय मुझे बहुत तेज भूख लगी, खाने की थाली आई और मैंने पहली रोटी खाई, तो उससे मुझे जो है मैक्सिमम संतुष्टि उससे प्राप्त हुई सबसे ज्यादा। ये देखिए जैसे सीमांत एवं कुल उपयोगिता है, तो उससे मुझे उपयोगिता, उससे पहली रोटी से मुझे सबसे ज्यादा प्राप्त हुई। फिर जब मैंने दूसरी ली तो उससे थोड़ा सा, देखिए ये वक्र जो है यहाँ पर अधिकतम है और यहाँ से फिर जो है ये नीचे को गिरता हुआ है। ये पहली किसी भी चीज की पहली एक इकाई उपभोग की इतना, दूसरी में देखिए गिरता हुआ तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवें पर जो है यानी कि मुझे पूरी तरह से संतुष्टि हो चुकी है, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मुझे प्राप्त हो गया है। तो ये इसलिए ये जो है सीमांत उपयोगिता वक्र जो है नीचे को गिरता हुआ। अब यहाँ पर जो है क्या है कि पूर्ण संतुष्टि बिंदु यहाँ पर है। अब इससे जो कुल उपयोगिता वक्र जो है ये देखिए पहले तो बढ़ता हुआ है, हालांकि कुल उपयोगिता वक्र जो है ये इसमें वृद्धि तो हो रही है लेकिन उतनी वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है पर उस हिसाब से वृद्धि का स्तर जो है कम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद भी मान लीजिए हम और इकाई लेने लगते हैं उस चीज की, और सेवन करने लगते हैं और अतिरिक्त इकाई लेते हैं, तो क्या होता है फिर हम यहाँ तो पॉजिटिव हो रहा है, धनात्मक हमें संतुष्टि मिल रही है। फिर अतिरिक्त अधिकतम संतुष्टि होने के बाद अगर हम फिर भी उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमें फिर जो है नेगेटिव रिजल्ट आना प्राप्त हो जाता है। यहाँ से देखिए ये माइनस, यहाँ से प्लस धनात्मक मिल रहा है, और फिर इधर से छठवीं के बाद क्योंकि यहाँ पर हमारा पूर्ण संतुष्टि बिंदु हमें प्राप्त हो चुका है, फिर हम और अतिरिक्त इकाई लेते हैं, फिर हमने सातवीं इकाई ली तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक, हमें फिर नेगेटिव संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको जो है उससे हम अच्छी तरह से जो है डायग्राम से इसको उपयोगिता को दर्शाया गया है, कुल उपयोगिता को और सीमांत उपयोगिता को। ठीक है बच्चों, आज इतना ही समझेंगे। इसके बाद अभी और है मांग। मांग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगली कक्षा में हम लोग मांग समझेंगे। ठीक है, मांग, सप्लाई और इनका नियम, मांग की लोच क्या होती है और मांग का नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके।